हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है अनएक्सपेक्टेड फॉलिंग। कुछ सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इस ड्रामा को एक्सप्लेन किया जाए, तो मैं आपके लिए मिस्ट्री रोमांस ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम जेन है। ये अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ये बाथरूम का दरवाजा नॉक करके अपने हस्बैंड को बताती है कि मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया और अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। अब जेन के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि काम पर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और ये जेन से कहता है कि सुवन को पिक करना नहीं भूलना। ये कहने के बाद ये घर से चला जाता है। अपने हस्बैंड के जाने के बाद जेन किचन में आती है तो इसके हस्बैंड ने इसके लिए मंथली पैसे एनवलप में रखे होते हैं। इसके बाद जेन सुवन को पिक करने के लिए आती है जो कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी के लिए आई होती है। इसका क्लासमेट भी होता है, इसीलिए ये शादी को अटेंड करने के लिए गई होती है। फिर जब ये दोनों जा रही होती हैं तो जेन सुवन से कहती है कि मुझे एक बहुत अच्छी जगह के बारे में पता चला है, तो आज मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे इस मंथ के पैसे दे दिए हैं। सुवन इन पैसों को देखते हुए कहती है कि तुम किस दौर में जी रही हो, अभी भी तुम कैश क्यों यूज करती हो। जेन कहती है कि इससे मुझे सिक्योरिटी का एहसास होता है। सुवन कहती है कि क्या तुम सारी जिंदगी के लिए हाउसवाइफ ही रहोगी, तुमने अपने करियर पर पूरी तरह से गिव अप कर दिया है। जेन कहती है कि यूनिंग मेरी टेक केयर करके खुश है, तो फिर भला मुझे बाहर जाकर काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन सुवन इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होती। अब लोयिंग की कॉल आ रही होती है। जेन कहती है कि ये यूनिंग की क्लासमेट है, तो मेरे लिए इस कॉल को उठा लो। सुवन जब इस कॉल को उठाती है तो इस कॉल को सुनते ही सुवन तो बहुत ज्यादा शॉक में दिखाई दे रही होती है। जेन से पूछती है कि क्या हुआ, तो सुवन इसको गाड़ी साइड पर लगाने के लिए कहती है और इसके बाद ये दोनों उस रोड पर आ जाती है जहाँ पर जेन के हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई होती है। जेन तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक में होती है। अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पर भी जेन इतनी दुखी और शॉक में होती है कि ये किसी से भी बात नहीं कर रही होती। मिस्टर फांग अब फ्यूनरल हॉल से बाहर आते हैं तो ये पूछ रहे होते हैं कि क्या किसी और चीज की तो कंपनी ने टेक केयर नहीं करनी। तो ये लड़का बताने लगता है कि सब कुछ अरेंज हो गया है। यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि इस एक्सीडेंट में यूनिंग का फेस बिल्कुल खराब हो गया है। इन बातों को मिस्टर फांग बहुत गौर से सुन रहे होते हैं और कोई कह रहा होता है कि गाओजन, तुमने मुझे अपने वीचैट पर ऐड नहीं किया, लेकिन अभी हमें गाओजन का चेहरा नहीं दिखाया जाता। अब जेन जब घर पर आती है तो कुछ लोग इसका इंतजार कर रहे होते हैं। सुवन इनसे पूछने लगती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और जेन से क्या चाहते हो। तो ये आदमी कहने लगता है कि यूनिंग ने हमसे पैसे बोरो किए थे, इसीलिए अब तुम्हें हमारे पैसे वापस करने होंगे। ये बात सुनकर तो सुवन और जेन दोनों ही हैरान हो रही होती हैं। सुवन कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि यूनिंग की डेथ हो गई है। तो ये आदमी कहने लगते हैं कि यूनिंग की डेथ हो गई है, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। अब ये आदमी यहाँ पर काफी हंगामा कर रहे होते हैं और जेन के फ्रेंड्स ही इनको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके साथ ही जेन को कॉल आती है जो कि डिलीवरी मैन की होती है और इसके साथ ही डिलीवरी मैन यहाँ पर आ भी जाता है और कोर्ट की तरफ से जेन और यूनिंग के नाम पर 2 नोटिस आए होते हैं। जेन बहुत मुश्किल से अपने हस्बैंड की जगह साइन करती है। अब ये जो आदमी होता है ये कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि इनको सू कर दिया गया है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द अपने पैसे वापस लेने होंगे, इससे पहले कि ये हमें बिल्कुल भी पैसे न दे पाए। तो ये आदमी कहता है कि जल्द से जल्द हमें इनकी प्रॉपर्टी कब्जे में लेनी होगी। ये कहने के बाद ये सारे आदमी यहाँ से चले जाते हैं। अब जेन जब इस नोटिस को देखती है तो ये तो बहुत ज्यादा शॉक में होती है क्योंकि कोर्ट में जेन और इसके हस्बैंड को बुलाया गया होता है। अब यन सुवन से कह रहा होता है कि ये काफी मुश्किल केस होने वाला है, लेकिन मैंने अपने एक लॉयर फ्रेंड से बात तो की है। सुवन कहती है कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस एग्रीमेंट पर जेन की सिग्नेचर नहीं है और ये कि जेन को यूनिंग के पैसों को बोरो करने के मामले के बारे में कुछ नहीं पता था, तो फिर तो जेन को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा ना। शेंग कहती है कि अगर जेन को इन पैसों के बारे में नहीं पता तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि उसके हस्बैंड ने ये पैसे कहाँ रखे होंगे। दूसरी तरफ जेन अपने हस्बैंड के मोबाइल को ऑन करने की कोशिश कर रही होती है। अब सुवन जेन के पास जाती है और उसको ऐसे देखकर कहने लगती है कि क्या अब तुम इस फोन को फेंक दोगी। सुवन थोड़ा सा गुस्से में होती है तो इसकी आवाज को सुनकर यन यहाँ पर आकर जेन से कहता है कि तुम ये फोन मुझे दे दो, मैं इसको फिक्स करवा दूंगा। सुवन कहती है कि फोन को फिक्स करवाने का क्या फायदा है, यूनिंग ने मेमोरी कार्ड से सब कुछ ही डिलीट कर दिया है। यन सुवन को रिलैक्स करने के लिए कह रहा होता है। सुवन जेन से कहती कि अब तुम क्या करने वाली हो, यूनिंग ने तुम्हारी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके लोन एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं और अब ये सारा कर्ज तुम पर है। क्या तुम अभी भी एक लॉयल हाउसवाइफ बने रहना चाहती हो इस सारे झूठ के बावजूद जो यूनिंग ने तुमसे बोला है। तो जेन कहती है कि यूनिंग ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। तो सुवन इस एग्रीमेंट को दिखाते हुए कहती है कि फिर ये सब क्या है। जेन कहती है कि ये सब फेक है। सुवन ये जवाब सुनकर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ और मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। ये कहकर सुवन इसके रूम से चली जाती है। अगले दिन जेन यन के साथ कोर्ट आती है। यन अपना आईडी कार्ड लाना भूल गया होता है, इसीलिए ये गार्ड से कहता भी है कि क्या मैं अपना आईडी नंबर बताकर अंदर आ
सकता हूँ, लेकिन गार्ड इसकी बात नहीं मानते और जेन भी कहती कि कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। अब कोर्ट में जेन को बताया जाता है कि जिस दिन यूनिंग ने ये एग्रीमेंट साइन किया था तो उसने कहा था कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो, इसीलिए वो आपके सिग्नेचर के साथ एक एग्रीमेंट अपने साथ ले आया था। उसमें आपके असली आइडेंटिफिकेशन कार्ड की कॉपीज अटैच थी, इसीलिए इस सबसे ये बात साबित होती है कि आपको इस लोन के बारे में पता था और आप अपनी मर्जी से इस लोन के लिए एग्री हुई हैं। लेकिन जेन कहती है कि मैंने ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अब लॉयर जेन को कहने लगता है कि पैसे मिलने के बाद यूनिंग ने इनको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था और एक बैंक अकाउंट जेन के नाम पर भी है और ये लॉयर उन्हीं आदमियों का होता है जो कि जेन के घर पर पैसे मांगने के लिए आए होते हैं। लेकिन जेन को तो कुछ समझ नहीं आ रही होती कि इसके साथ क्या हो रहा है। फिर जब जेन कोर्ट से बाहर आती है तो यही आदमी, जिसका नाम जांग होता है, ये कह रहा होता है कि तुम इस तरह से पैसे देने से नहीं बच सकती। लेकिन जेन इसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर यहाँ से जाने लगती है और जब यहाँ से जा रही होती है तो एक आदमी एक और से खड़ा बात कर रहा होता है जिसको बहुत फोकस करके दिखाया जा रहा होता है। सुवेन अब जेन को कॉल करते कहती है कि तुमने अभी तक लॉयर को कांटेक्ट क्यों नहीं किया। जेन कहती है कि कोई भी लॉयर मेरी इस केस में हेल्प नहीं कर सकता है। तो सुवेन कहती है कि तुम्हें एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। सुवेन कहती है कि तुम फीस के बारे में टेंशन मत लो, उस सब को मैंने हैंडल कर लिया है। और सुवेन कहती है कि मैं तुम्हें अभी लॉयर का कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर रही हूँ और याद से उसको कॉन्टेक्ट कर लेना। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है और साथ ही सुवेन लॉयर गाओजुन का कॉन्टेक्ट नंबर इसको सेंड कर देती है। अब यहाँ से जाने लगती है तो इसको एक कॉल आती है। ये कहने लगता है कि मुझे सुवेन ने तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए कहा था। अब जेन जो नंबर देखती है तो ये गाओजुन का नंबर होता है। जेन कहती है कि मैं आपको कॉल करने ही वाली थी लेकिन मैं सबवे में थी इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं की। और गाओजुन अपनी कार से जेन को यहाँ पर बात करता हुआ देख रहा होता है। गाओजुन कहता है कि इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए हमें कहीं पर मिलना चाहिए और पूछने लगता है कि आप किस स्टेशन के बाहर हैं। मैं स्टेशन के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको पिक कर लेता हूँ। जेन कहती है कि मैं खुद ही आपके पास आ जाऊंगी। तो गाओजुन कहता है कि मैं इस वक्त कोर्ट के बाहर हूँ। ये सुनते ही जेन इधर उधर देखने लगती है। जेन कहती है कि आप कोर्ट पर ही मेरा इंतजार करें, मैं 15 मिनट तक यहाँ पर पहुँच जाऊंगी। ये कहकर जेन सबवे स्टेशन के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और 15 मिनट पूरे होने के बाद ही जेन फिर से वापस जाती है। जेन तो कोर्ट के अंदर जा रही होती है तो गाओजुन कार के हॉर्न से इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और गाओजुन ही इस ड्रामा का मेन लीड है। अब जेन भी गाओजुन की कार में आकर बैठ जाती है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो गाओजुन से कहता है कि मैं यहाँ पर काम के सिलसिले में आया हूँ, मेरा शेड्यूल पैक है, इसीलिए अगर हम लंच पे बात कर लें तो आपको कोई मसला तो नहीं होगा। तो जेन कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं है और गाओजुन इससे आज की मीटिंग के बारे में पूछने लगता है तो जेन कहती है कि मैं आपसे सच कहूंगी कि मैं कोई भी लॉयर हायर नहीं करना चाहती। गाओजुन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दोस्त ने बहुत इंसिस्ट किया इसीलिए तुम मुझसे बात करने के लिए आ गई हो। जेन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं। जेन गाओजुन से पूछती है कि तुम किस लॉ फर्म के लिए काम करते हो और आमतौर पर तुम किस तरह के केसेस हैंडल करते हो। तो गाओजुन कहता है कि मैं बेलिंग मेट्रो पार्क लॉ फर्म के लिए काम करता हूँ और आमतौर पर मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल झगड़ों के केसेस का हैंडल करता हूँ। गाओजुन कहता है कि क्या तुम इस सबसे सेटिस्फाई हो गई हो या तुम्हें मैं अपने लॉयर होने का लाइसेंस भी दिखाऊं। जेन इस बात को कोई भी जवाब नहीं देती और गाओजुन भी अब कार से बाहर आ जाता है। जेन कार से बाहर नहीं निकलती तो गाओजुन इसके लिए दरवाजा खोलता है लेकिन जेन तो अभी भी बाहर नहीं आ रही होती। तो गाओजुन कहता है कि यूनिंग और मैं क्लासमेट्स थे और हाई स्कूल में हम दोनों काफी क्लोज थे, इसीलिए तुम्हें मुझ पर शक नहीं करना चाहिए। और कहने लगता है कि तुम इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल केस में फंस चुकी हो, वैसे भी मैं तुमसे किसी चीज का फायदा नहीं उठा सकता। अब गाओजुन रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है तो जेन से कहता है कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। ये सुनते ही जेन गाओजुन को देखने लगती है और फिर ये कार से बाहर आ जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर आने के बाद गाओजुन इसको डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कहता है। जेन जब इसको डॉक्यूमेंट्स देती है तो अपने बैग से दोनों मोबाइल फोन्स भी बाहर निकाल कर रख देती है। गाओजुन भी बहुत गौर से इन दोनों मोबाइल फोन्स को देखता है। डॉक्यूमेंट्स देखते हुए गाओजुन कहता है कि ट्रांजैक्शंस के लिए यूनिंग तुम्हारा बैंक अकाउंट क्यों इस्तेमाल कर रहा था। जेन कहती है कि सिर्फ यूनिंग ही कार्ड यूज किया करता था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर गाओजुन को मैसेज आ जाता है तो गाओजुन इससे कहता है कि तुम जो भी कह रही थी कहो। जेन कहती है कि मुझे जो मंथली पैसे मिला करते थे वो भी यूनिंग ही अपनी सैलरी से दिया करता था और इन लोन्स को लेने का कारण भी इन्वेस्टमेंट ही हो सकता है, लेकिन मैं ये साबित नहीं कर सकती कि मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता था और न ही ये बात कि ये पैसे हमारी मैरिड लाइफ में इस्तेमाल नहीं हुए। गाओजुन कहते कि क्या तुम्हें वाकई में इन सभी पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। जेन कहती कि सबने ही मुझसे ये सवाल किया है और मुझे वाकई में कुछ भी नहीं पता। गाओजुन कहते कि मुझे माफ करना, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन क्या तुम्हें कोई क्लू नहीं मिला पैसे बोरो करने के रिलेटेड कोई भी मैसेज वगैरह। ये सुनते ही जेन इन दोनों मोबाइल फोन्स को देखने लगती है। गाओजुन भी इन फोन्स की तरफ इशारा करता है तो जेन कहती है कि यूनिंग का
का मोबाइल फोन कार एक्सीडेंट के दौरान ही टूट गया था। गार्जन कहते कि क्या तुमने उसका मेमोरी कार्ड रिस्टोर करने की कोशिश की है? उसका सिम कार्ड तो फोन में ही होगा ना। लेकिन जेन इन दोनों बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है। गार्जन जेन से कहते कि क्या तुम्हें कोई भी क्लू नहीं मिला है? तो जेन कहती कि नहीं। गार्जन कहता है कि कोई भी सबूत नहीं है, ये चीज नॉर्मल तो नहीं है। गार्जन कहता है कि इतने मिलियन यॉन के कर्जे के अलावा तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे अपना कोई रिलेशनशिप नहीं छुपाया? ये बात सुनकर जेन बहुत जोर से पानी का ग्लास नीचे रखती है। जेन कहती कि मैं यहाँ पर आपसे केस के बारे में डिस्कस करने के लिए बैठी हूँ, ना कि अपने हस्बैंड के रिलेशनशिप के बारे में। ये कहने के बाद जेन गुस्से में यहाँ से चली जाती है और लोन का एग्रीमेंट जेन यहीं पर छोड़ जाती है, जिसको देखते हुए गार्जन हल्की सी मुस्कुराहट दे रहा होता है। अब जेन जब बाहर आती है तो इसको यूलिंग के नंबर पर एक कॉल आती है। जेन जैसे ये कॉल उठाती है तो एक लड़का जेन के पास आकर खड़ा हो जाता है और ये जेन की बातें सुन रहा होता है। फोन पर जो भी होता है वो जेन को एक शॉप पर आने के लिए कह रहा होता है और जेन भी इसके लिए मान जाती है। यहाँ कार में एक आदमी बैठा होता है जिसको एक मैसेज रिसीव होता है। इसके साथ ही जेन भी टैक्सी लेकर यहाँ से चली जाती है और ये आदमी जो जेन पर नजर रखे हुए होता है ये भी जेन के पीछे चला जाता है। अब जाते हुए जेन सुवेन को कॉल करके कहती है कि तुमने आखिर इतना रूड इंसान कहाँ से ढूंढा है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।